Good morning. Well, greetings from AIIMS Patna. And this small presentation would introduce you to what is AIIMS Patna and how good or bad it is to study there, so that you can take your own decisions in the counseling. आत्म दीपो भाव, जहाँ तुम्हारी कॉन्शियंस का है वहीं जाना, पर डिसीजन लेने के पहले इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो एम्स पटना की क्या इंफॉर्मेशन है ये हम देने के प्रयत्न करेंगे। एम्स की कहानी समझने से पहले आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं। But it's yet another dig at the Indian healthcare system. This time it's coming from the US President Barack Obama himself, speaking with college students in Virginia in the United States. Obama has sent a message to Americans not to travel to India for what he calls cheap medical healthcare. Of course, it is a comment that has not gone down well with the Indian medical fraternity. Preference would be that you don't have to travel to Mexico or India to get cheap health care. I'd like you to be able to get it right here in the United States of America. That's high quality. So before we went on the path of you can go somewhere else to get your health care, let's work to see if we can reduce the cost of health care here in the United States of America. That's going to make a big difference. It's not cheaper. India does not provide cheap. India provides affordable health care. If Obama can create an affordable system for their own people in their country, that is perfectly fine. Then the people don't need to go. But the statement that he made was for cheaper treatment overseas when the quality is in America. This is what the statement was. This is what the response to that is that the quality of institutions in India is as good or better than the best in the United States. So there are some of us, you take our institution Vedanta, my outcomes for cardiac surgery are better than that of Cleveland Clinic. ओबामा को भारत में उपलब्ध सस्ती, सरल और सफल चिकित्सा की आकर्षण शक्ति का भय है कि कहीं संसार के धनाढ्य रोगी अमेरिका की कमर तोड़ महंगी, कनाडा यूके की लंबी लाइन युक्त और अरब देशों की अजान प्रेमी जनता भारत में उपचार कराने का निर्णय न ले ले। उनकी गुणवत्ता के नाम पर बिकने वाली महंगी स्वास्थ्य सेवा से मुंह मोड़ $13 ट्रिलियन की हेल्थ टूरिज्म इंडस्ट्री का अधिकांश भाग भारत को न दे डाले। और मुझे अपने देश के सुदूर स्थित साधन विहीन आखिरी नागरिक के लिए वो निवेश चाहिए था। इसीलिए मैं एम्स का निर्देशक बना, एक ऐसी संस्था बनाने को अपना योगदान देने को तत्पर जो संसार से अपनी गुणवत्ता और ख्याति के आधार पर निवेश खींच आम आदमी के द्वार तक सरल, सफल, सुरक्षित और सस्ता उपचार पहुंचाने की क्षमता रखे। और यह क्षमता प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की साझेदारी और सहयोग में उनमें भी बढ़ाती जाए। भारत अग्रणी बना रहे, स्वास्थ्य सेवा जैसी पूर्ण क्षमता के लिए संसार में विख्यात हो, बड़ा बदलाव लाने में, स्वास्थ्य को आंदोलन बनाने में, जनता के स्वास्थ्य में जनता की भागीदारी बढ़ाने में सफल हो। इसीलिए ये नए संस्थान बने, यही इनकी भूमिका है और यही इनसे, इनके सृजनकर्ताओं की अपेक्षा, ऐसा मेरा मानना है। पर ख्याति जो विश्व का दिल जीतने में सक्षम हो, सस्ती नहीं होती। उसमें समुचित साधनों का समुचित समयबद्ध उपयोग, लंबे समय तक सभी की साझेदारी में त्याग और बलिदान देकर करना होता है, केवल राम भरोसे, बिना फल की चिंता किए। सुखय दुखय समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततः युद्धाय यजस्व नैवं पापम वापस्य। सुख और दुख को समान कर जीडीपी का लगभग 5% प्राइवेट सेक्टर द्वारा और लगभग 1% सरकारी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय होता आया है। निजी क्षेत्र में लगभग 7,000 शैय्याएं हैं। यदि नए एम्स में निजी क्षेत्र की चिकित्सीय सुविधाओं के तुल्य
परीक्षण और उपचार होने लगे तो इन शैय्याओं की संख्या 6000 और बढ़कर 13000 हो जाएगी। इस तरह स्वास्थ्य टूरिज्म इंडस्ट्री प्रतियोगिता में भारत अव्वल बना रहेगा। ये विदेश से आए रोगियों से कमाया निवेश आम आदमी के लिए उच्च स्तरीय सुविधा सस्ते दामों पर उसके द्वार तक पहुंचाने में बहुत उपयोगी होगा। अतः इन संस्थानों को यहाँ एक और उच्च स्तरीय विश्व मानकों के अनुरूप ऐसी चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी है जो विश्व स्तर पर भारत को स्वास्थ्य पर्यटन में अग्रणी रखने में सक्षम हो। वहीं आधुनिक तकनीक के माध्यम से उपचार आम आदमी के द्वार तक पहुंचाने की क्षमता वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिलकर हासिल करनी। यही परिकल्पना मैंने अपनी चयन समिति को अपने निदेशक पद के साक्षात्कार के समय दी थी। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे एम्स पटना की बागडोर सौंप दी। मैंने मानवता को चाणक्य, आर्यभट्ट और अशोक की जन्मभूमि बिहार से विश्व स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र पर एक नए नालंदा जैसे विश्वविख्यात न भूतो न भविष्यति सूर्य की परिकल्पना की। भगवान मुझे और मेरे संस्थान को आप सभी की सहायता से सफलता देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। बच्चे के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। उगता सूर्य की जो किरणें हैं वो पर्वत के शिखर पर पड़ती है। तो जन्म से पूर्व ही इन 6 एम्स के सृजन में एम्स पटना की महती भूमिका थी। 28 दिसंबर 2011 और सितंबर 25, 2012 के बीच में ऑनलाइन 6500 एप्लीकेशंस इनवाइट कर NIHFW और मंत्रालय के सहयोग से 546 शिक्षक 6 एम्स के लिए हमने तैयार कर दिए। ये जो आपको पर्पल बार दिखते हैं, ये हमें कितनी तारीफ मिली, हमारे मंत्रालय को कितनी तारीफ मिली इसमें, इसके द्योतक हैं। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट, गुड सपोर्ट एंड हेल्प, दैट्स द करेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमको सभी आवेदकों से मिले। एप्रिसिएशन मिलकर बड़ी खुशी होती है सरकारी क्षेत्र में, क्योंकि अधिकतर तो लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो क्रिटिसिज्म की आदत पड़ जाती है, पर एप्रिसिएशन सुनकर बड़ी खुशी मिलती है। पच्चीस सितंबर को क्लास शुरू होने थे। 31 अगस्त को तय किया गया कि प्रांगण अभी बन ही रहा है, वहां पर विद्यार्थियों को नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए लगभग 54 लाख रुपए में ये फ्लोर स्पेस तैयार कर लिया। एक पुरानी बिल्डिंग थी एम्स पटना में, और इसमें जो है शिक्षा 25 सितंबर को शुरू कर दी। मंत्री जी का जो है वो उस समय कहना था कि डॉक्टर साहब खंडहरों में शिक्षा शुरू कराएंगे। तो हमारे अश्वनी चौबे जी ने कहा कि भैया राम भी वशिष्ठ के आश्रम से निकले थे, किसी ताजमहल से नहीं। शुरू से ही कई मानव शरीर मानव रचना विज्ञान के अध्ययन हेतु चाहिए थे। अभाव ही आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को आईपैड देकर इंटरनेट के सहारे अति आधुनिक ऑकलैंड के जरिए शरीर रचना विज्ञान पढ़ाने का सुखद अवसर प्राप्त हो गया। और शुरू से ही इस एम्स में नेट बेस्ड अच्छे से अच्छे ऑडियो विजुअल लेक्चर्स से पढ़ने की प्रथा कायम हो गई। बाहर के विद्यार्थियों में यह ईर्ष्या का कारण भी बना, पर ये एम्स पटना द्वारा टेली मेडिकल एजुकेशन की पहल है। And the inferior vena cava below. Here's the right atrial appendage. Here's the location of the tricuspid valve. Here's the right ventricle. It's almost obscured by fat.
एमबीबीएस की अच्छी शिक्षा जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा देश जो है 40,000 एमबीबीएस स्टूडेंट्स पैदा करता है प्रतिवर्ष और केवल 12,000 को पीजी की सुविधा मिलती है। इसलिए 28,000 एमबीबीएस स्टूडेंट्स यदि देश के सुदूर क्षेत्रों में अच्छा काम करने लगे तो बहुत लाभ होने की अपेक्षा है। कई 100 सालों से हमारा देश एमबीबीएस पर ही निर्भर था। एमएस और पोस्ट ग्रेजुएशन की भूख नहीं थी जनता। तो इस एमबीबीएस में लोगों की प्राइड बढ़ाना ये बहुत ही आवश्यक ध्येय एम्स का है। इसीलिए एमबीबीएस की बहुत ही अच्छी आधुनिक पढ़ाई एम्स पटना करने को तत्पर है। हमारा एमबीबीएस का स्टूडेंट किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट के मुकाबले बहुत गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अपने मरीज को दे पाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्स का ध्येय है। और इसलिए आधुनिकतम चिकित्सा के कारण एम्स की पढ़ाई ईर्ष्या का कारण भी बनी और ये अखबार यही दर्शाता है। यूट्यूब से शिक्षा, यूट्यूब पे शिक्षा, देश में अच्छे शिक्षकों की कमी है। एम्स पटना अपने पावर पॉइंट्स, अपने लेक्चर्स यूट्यूब पर रिकॉर्ड करने लगा और जो अच्छे लेक्चर्स होते हैं उनको यूट्यूब पे अपलोड करके हमारे विद्यार्थी उसको बार बार देख सके और फिर जैसे जैसे समय रहेगा वैसे वैसे और बाहर के विद्यार्थी भी उनका लाभ उठा सकें, इसकी एक आर्काइव क्रिएट कर दी गई। और ये इसकी झलकी, 2 वीडियो की झलकी आपके सामने प्रस्तुत है। तो भाई बताओ, तुम लोगों में मोटापे से कितने लोग परेशान हैं? सब लोग। और पतले होने से भी 3-4 लोग। तो जो मोटापे से परेशान है वो पतले होना चाहते हैं, जो पतले होने से परेशान है वो मोटे होना चाहते हैं। अच्छा, मिठाई के कितने लोग शौकीन हैं? जो मोटापे से परेशान है उसमें मिठाई के शौकीन कितने लोग हैं? ये बेचारे 2 मिठाई के शौकीन हैं। और जो पतले होना चाहते हैं वो जो पतले होना चाहते हैं, मोटे लोगों में जो पतले होना चाहते हैं वो मिठाई के शौकीन बेचारे 2 ही लोग हैं, राइट? और जो पतले से मोटे होना चाहते हैं उसमें मिठाई के शौकीन कितने लोग हैं? सभी। इस तरह से दुनिया जो है 2 तरह के लोगों में क्लासिफाइड है। हमने देखा ना कि जो पतले हैं वो मिठाई खाते तब भी मोटे नहीं होते, और जो मोटे हैं उन बेचारों को हवा और पानी भी लग जाता है। इसलिए शायद मोटापा जो है वो खाने से रिलेटेड नहीं है ना? ये है। जब मोटापा पढ़ाते थे हमारे टीचर तो ये कहते थे कि भाई 2 तरह के लोग हैं, एक बेशरम एक हयादार। जो बेशरम होते हैं वो इतनी रोटी भी खा जाए तब भी मोटे नहीं होते, और जो हयादार होते हैं बेचारों को पानी और हवा भी लग जाती है। इसी संबंध में ये है कि सारी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो आज के दिन ज्यादा वेट की एज कम्पेयर टू बिफोर, मतलब वेट बढ़ता जा रहा है। और वेट से क्या क्या रिलेटेड है कि जब ओबेसिटी होती है तो खाना ज्यादा खाते हैं। पटना हाईकोर्ट चाहता था कि 2 अक्टूबर को चिकित्सा शुरू कर दो। अब प्रदेश सरकार कह रही थी 20 किलोमीटर दूर जाके गुरु गोविंद सिंह में चिकित्सा करो। इतनी कंजेस्टेड रोड, इतनी गर्मी, कहाँ डॉक्टर जाए, कैसे केयर करे।
आंख है धुंधली, पंख है कोमल, जाना है सागर पार, संसाधनों की विशेष कमी थी। तो अपने ही यहाँ टाइप 1 क्वार्टर्स में पूरे का पूरे ब्लॉक को लेके वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर 2012 को आर्थराइटिस डे का कैंप करके 1500 मरीज पहले ही दिन देख डाले। अब मरीज बढ़ने लगे और ज्यादा मरीज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में ना आए, तो ये जो चैलेंज हमको मिला इसका हमने समाधान ढूंढा टेलीमेडिसिन से, छत्तीसा से। छत्तीसा एक नवयुवक था जो बिहार के सुदूर गांवों में और जगहों पर रहता था। उन छत्तीसाओं को हमने इकट्ठा किया, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देके लैपटॉप यूज करना सिखा दिया और नेट यूज करना सिखा दिया, और वो लोग अपने अपने घर से जो आसपास के मरीज थे उनको एम्स से परामर्श करा देते थे। लोग कहते हैं कि छत्तीसा नाम कहां से आया, तो छत्तीसा का नाम आया अपने यशस्वी नाई से, गांव के नाई से। उसमें 36 गुण माने जाते हैं। वो अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी कार्यों में जो है वो काम कर सकता है। तो हरफन मौला के नाम से छत्तीसा का नाम आया, और छत्तीसा के सहारे हम लोगों ने बहुत सारे मरीज, कम से कम 10,000 मरीजों को पटना एम्स आने से रोक लिया, और उनका इलाज दीवारी के अंदर नहीं, दीवारी के बाहर सुदूर गांव में किया। जनवरी 23, 2013 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश अश्विनी चौबे जी ने इसका उद्घाटन किया, और अखबारों ने इसको खूब तारीफ दी। गांव गांव पहुंचा एम्स, एम्स आपके द्वार। इन नारों के साथ हम लोग जो है, हमारा छत्तीसा जो है वो प्रगति करता गया, और अब तो जो है नवल किशोर सिंह साहब सीतामढ़ी के डॉक्टर साहब हैं, वहां के छत्तीसा प्रोग्राम को लीड करते हैं। उन्होंने इसको नेपाल में भी पॉपुलर करा दिया, और उसके ऊपर एक हिंदी में किताब भी लिख डाली एम के साथ मिलके। उसका नाम है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। और ये जो है वो छत्तीसा की तारीफ है। हेल्थ हब सेट्स अप 14 टेलीमेडिसिन यूनिट्स, प्राइड ऑन Chhattisa's lips, aims care for far off Sivan, good Samaritans born out of losses. इस तरह की तारीफ निकली। अब सवाल उठा, कॉमन मरीज का तो देख लिया जो सुदूर बैठा हुआ है, जो आपदा है उसका क्या किया जाए। तो इसकी कहानी शुरू होती है जब मैं व्यास जी, जो कि प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव थे, उनके पास उनको ये समझाने पहुंचा कि भैया अक्यूट एन्केफेलाइटिस और जेई सिंड्रोम का एम्स पटना ने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया है, और इस प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन से साफ पता लगता है कि सरयू की मझधार इसको सरयू के साउथ फैलने से रोकती है। इसका मतलब यह है कि ये सरयू के उत्तरी तट में जल से शौच के सहारे, शौच फीको ओरल रूट के सहारे नीचे फैलता है। इस तरह का एपिडेमियोलॉजिकल प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन रिवर बॉर्न एपिडेमिक में ही होता है। तो हमने तो सिंपल सी बात ये कही कि भाई अगर मझधार जहां पुल है सरयू पे उसको नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाए तो फीकल कंटेमिनेशन डाइल्यूट हो जाएगा, और शायद इसका जो है वो महामारी का जो प्रसार है वो रुक जाएगा। और हजारों बच्चे, 37 साल से 1000 बच्चे मारता आया है, 3000 डिसेबल करता आया, 5000 डिजीज करता है। तो इस बार जो है बहुत जबरदस्त फीको ओरल रूट रोकने के लिए साफ सफाई का जो है अवेयरनेस कैंपेन मुजफ्फरपुर में चलाया है। 1341 बच्चे जो है पिछले साल जहाँ पे थे, उसी दिन उसी स्थिति में आज के दिन खाली 69 है। तो इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन भी एम्स का अद्भुत कंट्रीब्यूशन है।
भर उस समय प्रधान सचिव कह रहे थे कि भैया नहीं, हमको मालूम है जापानीज एनकेफेलाइटिस है, शुगर से फैलती है, मच्छर से फैलती है। हमने कहा साहब मच्छर तो खाली अपने पूरे जीवन में 5 किलोमीटर ही चल पाता है, इतनी दूर दूर ये जो है बीमारी कैसे फैल जाती है? तो नहीं, लीची से फैलती है। खैर अब लीची पे भी जो है वो प्रहार हुआ। उसके बाद किसी ने कहा हाइपोथर्मिया से फैलती है। हमने कहा भैया गर्मी तो सालों से होती आ रही है वहां पे, तब तो नहीं था ऐसा। खैर एनीवे बहुत सारी थ्योरीज थी और अभी भी उस थ्योरीज के अगेंस्ट जो है ये हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। पर अगर ये डिफ्लेक्टर ऐसे लगा दिए जाए तो इसका प्रसार रुक जाएगा, ऐसा हमारा कहना है और विश्वास भी है। खैर उन्होंने जब हमारी बात मानने की सोची तो उन्होंने अपनी बात भी रख दी। उनका हमारे एनडीआरएफ के लोगों को, पुलिस वालों को आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दे दी है। इस तरह से आपदा विभाग और एम्स पटना में मित्रता चालू हो गई और हमने उनके पुलिस वालों को मेडिकल ट्रेनिंग देने की मुहिम की। आज 400 से ज्यादा अधिक मित्र सारे बिहार भर में एम्स पटना के मित्र हैं, उनकी बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको अच्छा समझते हैं और ये इस ट्रेनिंग के कारण ही हुआ। व्यास जी आपको शत शत प्रणाम। आपदा में बचाव और समय रहते सहायता सबसे महत्वपूर्ण है। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनका पछताने। आपदा क्षेत्र में उपलब्ध आम आदमी को प्रशिक्षित करने हेतु QMRT के अतिरिक्त एम्स ने www.sankatmochannagrik.com नामक साइट बनाई, जो कि एक टेलीमेडिकल एजुकेशन टाइप की साइट है आम आदमी के लिए। यदि हम प्री हॉस्पिटल केयर में इन्वेस्ट करें तो हमें एक डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर बचाने के लिए 400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अस्पतालों में उतना ही फायदा देने के लिए 14,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए एम्स की प्राथमिकता प्री हॉस्पिटल केयर पर है। संकट ग्रसित को एंड्रॉइड मोबाइल से सूचना देने हेतु संकट संकेत नामक एक एप्लीकेशन बनाई निर्भया कांड के बाद, और उस दिन जिस दिन टेलीग्राम खत्म हो रहा था, इस पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री का लुत्फ उठाएं। पहली बार हॉस्टल के लिए घर छोड़ने से पहले बाबा ने कहा था, अपना ख्याल रखना। मुझे पता है ख्याल रखने से उनका मतलब था हर मुश्किल का हिम्मत से मुकाबला करना। बाबा कहते हैं आज के समय में हमें सच्ची हिम्मत सिर्फ ज्ञान और सूचना से मिल सकती है। इस सच को समझने की शुरुआत कुछ दिन अखबार में आई एक खबर से हुई। एम्स पटना का नया इमरजेंसी मोबाइल एप्लीकेशन आया था, संकट संकेत। मुझे नाम क्यूट लगा, मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। ये साधारण सी जान पड़ने वाली एप्लीकेशन ना होती उस साथ पता नहीं क्या होता। मैं अकेली लैब से लौट रही थी।
मुझे यहाँ मुसीबत में काम आने वाला सच्चा दोस्त मिल गया है, संकट संकेत। इसके लिए मैं एम्स पटना को जितना धन्यवाद करूं कम है। एम्स पटना की आपको ये भेंट संकट संकेत भविष्य में न जाने कितने मदद चाहने वालों को मदद पहुंचाएगा, कितनों के संकट दूर करेगा। यदि हम इसका समुचित प्रयोग करना सीख जाएं, तो हमारी एम्बुलेंसेस, हमारे फायर टेंडर्स, हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री, इन सब की समुचित सहायता से हमारा भारत सुरक्षित भारत हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। इसके बाद हम लोगों ने एम्स का हेल्थ कार्ड लॉन्च कर दिया। अगर ये जो आपको साइन दिख रहा है यहाँ पे एक साइन दिखता है, ये वाला, इसको अगर मोबाइल्स में स्कैन करके और एसएमएस कर दिया जाए तो आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर पोजीशन क्या है ये पता लग जाएगा, और हमारी एम्बुलेंस क्या है ये तो पता ही है, तो पास वाली एम्बुलेंस से आपको रिट्रीव करा देंगे। तो इसको हम लोग रडार कहते हैं, रडार, संजीवनी रडार का नाम इसको दिया। ये एम्स पटना का हेल्थ कार्ड है, उससे आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली इससे आपका पूरा का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड भी खुल जाएगा। अगर बैंक में आपने इसके नाम पे पैसा जमा कर रखे हैं तो वो पैसा भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए ये सचमुच ही संकट मोचन है। तो को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम त्योहारो, ये भी भूमिका जो है वो बजरंगबली की कृपा से एम्स पटना जो है निभाने लगा। अब बुजुर्गों की बात आई तो छत्तीसगढ़ के अनुरूप एम्स की श्रवण कुमार प्रशिक्षण योजना है। इसमें एक ऐसा सेवा और प्रेम युक्त युवक या युवती को प्रशिक्षित कर तैयार करना है जो हमारे बुजुर्गवान जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं कि जागने से सोने तक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और बीमारी के समय उनको समुचित इलाज दिला सके, उनके इन्वेस्टिगेशन करा सके। तो ये श्रवण कुमार के नाम से तो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि इस युवक इस प्रशिक्षण का क्या ध्येय है। अब सवाल इस बात का उठता है कि हम लोगों का पूरा पहले ही दिन से नेट पे बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, और नेट पे बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड क्या आधार पर हम कह सकते हैं कि 2013 सितंबर से आज तक हम 3 लाख मरीज देख चुके हैं। 10,000 मरीज उन छत्तीसगढ़ के माध्यम से देख चुके हैं। 50,000 मरीज हम लोग 50 से अधिक हेल्थ कैंप्स में देख चुके हैं। और अगर ये आंकड़ा माना जाए तो ये बहुत ही इंप्रेसिव आंकड़ा है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर इसके साथ बढ़ रही है समस्याएं, गर्मी, वेटिंग लिस्ट और वॉल्यूम बढ़ाने की अब जो मुहिम है वो बहुत आवश्यक है। और हमारे पास क्योंकि फ्लोर स्पेस, कंस्ट्रक्शन फेल हो रहा है, फ्लोर स्पेस एडिक्वेट नहीं है, प्रोक्योरमेंट से सामान जल्दी नहीं आ पा रहा है, इसलिए अब जो है हमको ये डर है कि हमारी जो प्रगति है, हमारा जो नाम है वो कहीं बदनामी में न बदल जाए, क्योंकि पहुंचाना तो इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे ही है। एम्स दिल्ली कोई हमारी ग्लास सीलिंग नहीं है, उसके बराबर नहीं पहुंचाना है, उससे बहुत ऊपर पहुंचाना है, दुनिया में विश्व में नंबर 1 होना है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा का बहुत चिंता हमको इस समय है। आईपीडी में खाली हमारे पास 180 बेड हैं, उनको बढ़ा के 300 फिर 700 फिर 900 करना बहुत जरूरी है। अगेन फ्लोर स्पेस की समस्या है, और फ्लोर स्पेस की समस्या जो है वो ना तो कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करने से ठीक होगा, ना मंत्रालय से हटा के एम्स पटना में पैसा बांटने का हिसाब देने से ठीक होगा।
वो ठीक होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 10-12 करोड़ रुपए का निवेश सर्कुलेटिंग कर दे और हम लोग जल्दी से उसके जितने ड्यू बिल्स हैं, राइट बिल्स हैं, उनको पे करके मनी को सर्कुलेशन में रखें, तो लगभग हम 12 महीने में कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल का कंप्लीट कर लेंगे। और अगर हम इसी दर से चलते रहे जिस दर से चल रहे हैं तो 116 करोड़ रुपए का काम बाकी है और 1-2 करोड़ रुपए के हिसाब से हमें 58 महीने, इसका मतलब 5 साल लग जाएंगे। इसलिए स्थिति को बदलने की बहुत आवश्यकता है और स्थिति को बदलने का मतलब है 10 करोड़ रुपए का स्क्रू अकाउंट, ऐसा निवेश जो कि एम में सर्कुलेटिंग लगता रहे और हम लोग बिल्स उनके जो हैं, सही बिल्स उनके जो हैं, उनको समय पे क्लियर करते रहे। ऑपरेशन पे तो कमाल ही कर दी। 1131 मेजर सर्जरी मार्च 4, 2014 से अब तक, माइनर सर्जरी 321, टोटल नंबर 1452। बड़ी बड़ी सर्जरीज कभी नहीं होती सरकारी क्षेत्र में बिहार में। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, कॉक्लियर इम्प्लांट, विपल्स पैंक्रियाटिक, लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल डिटेक्शन रेक्टल कैंसर के लिए, डिकॉर्टिकेशन ऑफ लंग, और सारी लेप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक सर्जरी पटना में हो रही है। सुबह 9 बजे से लोग काम शुरू करते हैं, रात के 7-8 बजे तक काम करते हैं, और फिर वही वेटिंग लिस्ट लंबी है और थिएटर खाली जो है वो 3 मॉड्यूलर थिएटर्स हैं। शीघ्र ही शायद 2-3 और थिएटर्स ट्रॉमा सेंटर में अवेलेबल हो जाए। फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस और फ्लोर स्पेस। ये हम लोगों ने स्टेम सेल्स, ऑटोलॉगस स्टेम सेल्स को वर्टिब्रल आर्टरी में जाके ब्रेन में डाल दिया। ये सर्जरी करने वाला एम्स पटना तीसरा संस्थान है विश्व में। एम्स दिल्ली में ये नहीं हुआ। ये 94 वर्षीय व्यक्ति का हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके 6 दिन के अंदर चला दिया। ये हमारी दूसरी सर्जरी थी और ये लगभग 26 दिसंबर 2013 के आसपास हुई। पहली सर्जरी हुई थी और ये अप्रैल को हुई, 14 अप्रैल को 2014 में। अब जो है मस्तिष्क ज्वर का समय और स्थान बिखरा, प्रसार का आविष्कार। सवाल यह है कि अगर ज्वर हो गया तो 20 से 30% मर जाएगा। कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा खर्च कर लो, पर हो ही ना तो रोकथाम। ये पता करके कि भैया सरयू के तट से मरीज का दक्षिण में प्रभाव रुकता है। मुजफ्फरपुर जब गंडक कमजोर पड़ जाती है समर के महीने में, तो गंगा के सहारे छपरा के पास से सरयू से ये गंगा के नॉर्थ उसमें मुजफ्फरपुर को अफेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद बाढ़ आती है। बाढ़ से गोरखपुर के जो सरफेस वाटर सोर्सेज हैं, जहाँ जो लोग शौच के लिए इस्तेमाल करते हैं, शौच साफ करने के लिए, वो कंटेमिनेट हो जाते हैं। उससे गोरखपुर की एपिडेमिक आती है। तो ये इसका ट्रांसमिशन निकाल दिया। वायरस क्या है इससे मतलब नहीं है, ये ढूंढ लेंगे लोग, इसमें सालों लग सकते हैं। वैक्सीन बने ना बने तो भी समस्या है। पर भाई अगर कोई सर पकड़ेगा तो नहीं मरेगा, कोई छाती पकड़ेगा तो भी नहीं मरेगा, पर गर्दन पकड़ लोगे तो मर जाएगा। ट्रांसमिशन रोक देने का बहुत आसान तरीका एम्स ने सजेस्ट किया, और वो तरीका ये है कि सरयू की मझधार हम लोग डायरेक्ट कर दें तो फीकल कंटामिनेशन हमारे ही प्रदेश से स्वच्छता और पेयजल मंत्री हैं, तो फीकल कंटामिनेशन नॉर्थ बैंक का क्लियर हो जाएगा और समाधान मिल जाएगा। पर इसकी ओर हम गा तो रहे हैं 2 साल से, पर इसके आगे इस पर कुछ एक्शन जो है वो नहीं करवा पाए।
एम्स की राय लोगों ने मानी। इस बार 2014 में एम्स की राय लोगों ने मानी और खूब साफ सफाई की मुजफ्फरपुर में। इसलिए 1341 17 तारीख को 1341 केसेस थे पिछले साल, उसकी जगह पे अभी तक 69 केसेस हैं। इसका मतलब साफ सफाई से कम हुए इंसेफेलाइटिस के मरीज। रही स्पोर्ट्स, तो खाली यही एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम शिक्षक गण जो है विद्यार्थियों को हरा देते हैं। मोटापा जिंदाबाद, कम से कम एक जगह तो फायदा होता है मोटापे का। कल्चरल इवेंट्स में हमारे बच्चे सेमिनार व कॉन्फ्रेंस 36 से अधिक, एक से एक बड़ी विभूतियों के साथ। हमारे यहाँ सुखी रहने का मंत्र है, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें 2 है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। हमारे यहाँ कोई रैगिंग नहीं करता, दुख दीने दुख होए। किसी निषेध की जरूरत कभी नहीं पड़ी। मैं कहता हूं कि एम जो है विशेष है, अलग है सबसे, और ये बात जो है कई मानों में सिद्ध होती है। एक मानों में ये भी है कि हमारे यहाँ कोई रैगिंग नहीं होती, किसी निषेध की जरूरत कभी नहीं पड़ती। अपने पर नियंत्रण करना हम स्वयं जानते हैं। आनंद के लिए चिंता मुक्त होना जरूरी है, और एम में चिंता मुक्त होने का मंत्र है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, हमको कछु न चाहिए, हम हैं शहंशाह। सातम जथा लाभ संतोषा, सपना नहीं दे कहीं पर दोषा। ये 2 मंत्रों का प्रयोग करके न तो कलह और न चिंता। नेपाल के विनाशकारी भूकंप में नोबल मेडिकल कॉलेज विराटनगर ने हमसे सहायता मांगी और हम वहां पर गए। एमडीटीवी पर जो कवरेज है वो निम्नवत है। नेपाल में आए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत ने हर संभव सहायता दी है। पटना से एम्स के डॉक्टर्स की एक टीम नेपाल में भूकंप पीड़ितों की चिकित्सा में जुटी हुई है। टीम न सिर्फ घायलों का इलाज कर रही है, बल्कि राहत कार्य में जुटे स्थानीय लोगों को आपदा से निपटने की ट्रेनिंग भी दे रही है। नेपाल के विराटनगर के नोबल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की गिनती नेपाल के सबसे बड़े अस्पतालों में होती है, लेकिन इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से निपटने में 2000 बेड की क्षमता वाले अस्पताल के संसाधन भी कम पड़ने लगे थे। ऐसे में पटना के एम्स से पहुंची मेडिकल टीम कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पहुँच रहे घायलों के इलाज में जुटी है। इससे अस्पताल के कर्मचारियों का हौसला बढ़ा है। हमारे हॉस्पिटल में तो 10 पेशेंट करीब 10 पेशेंट आए और 3 का मेजर ऑपरेशन हुआ है, और इंडिया से भी डॉक्टर आए थे। इंडिया से डॉक्टर जो डॉक्टर आए थे उन लोगों से हमको हौसला मिला, यहाँ का स्टाफ है उनको हौसला मिला और हमने अपने काम कर रहे हैं। यहाँ पहुँचे घायलों को अब बेहतर इलाज मिल रहा है। भूकंप जब आ रहा था उस टाइम में तो थोड़ा सा आदमी सब घबरा हुए थे। अभी जो भूकंप अभी नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब लोग हैं अभी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर, और ऊपर से अब इंडिया से आ रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं। हम लोग को हौसला हो रहा है कि अब ज्यादा जल्दी ही हम लोग अच्छे होकर घर जा सकते हैं। एम्स की टीम यहाँ पे लोगों को आपदा से सही तरीके से निपटने की ट्रेनिंग भी दे रही है। इस मेडिकल कॉलेज के 200 से ज्यादा छात्र छात्राएं भी राहत पहुँचाने में लगे हैं। प्राकृतिक आपदा के समय देश की सीमाएं मानवता के आगे छोटी नजर आ रही हैं।
24 आवर हम लोग कोई भी तरह के काम करने के लिए तैयार हैं और सेवा के लिए पूरा हम रेगुलर हैं। पटना एम्स के डायरेक्टर का उन्होंने एक फोन पर वहाँ से पूरी टीम को लेकर के यहाँ आ गए हैं। इन लोगों को सम्मान देते हैं, आज मीडिया के सम्मान देते हैं। उन्होंने हम के आमों में बचाव रखा है और हम ये मान फिर उनके नाम समर्पित है। दो बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंधे से कंधा लड़ा के अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ नेशन एक आपदा से लड़ रहे हैं। दोनों देशों के चिकित्सक आपसी समन्वय के साथ घायलों के इलाज में जुटे हैं। भूकंप में घायल हुए लोगों को इस वक्त शायद किसी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। समय के लिए पाकिस्तान से रणजीत कुमार। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूकंप पीड़ितों को भेज। इस भूकंप प्रकरण में एम्स पटना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रैपिड एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट है। यहां पर रिक्टर स्केल में जो शेकिंग हुई अर्थ की उसका सुपर इम्पोजिशन नेपाल में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर करके मॉडिफाइड मर्केली स्केल में हम लोगों ने ये निकाल लिया कि कितने घरों को कितनी क्षति हुई होगी और कितने लोगों को में कितनी मौतें हुई होंगी या क्या मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी होगी। इससे प्लानर्स को इस आंकलन में बहुत सहायता मिलेगी कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च होगा और कैसे कहाँ पे क्या क्या संसाधन जुटाए जाने चाहिए और कैसे जो है मोस्ट इफेक्टिवली मोस्ट एफिशिएंटली मदद दी जा सकती है। हमारी उम्मीद है कि इस रैपिड एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट का प्लानर्स द्वारा समुचित प्रयोग होगा। अब सवाल है, हमारे पास जमीन है क्या? हमारे पास जमीन है। नीतीश जी ने कहा कि क्या ठीक है 50 एकड़ नहीं 100 एकड़ की जरूरत। हमने कहा साहब दे दो, तो हमारे पीछे 28 एकड़ मिल सकती है, इसका जॉइंट इंस्पेक्शन हो गया। 15 एकड़ जो है हमारे पीछे जो है वो तो ये 28 एकड़ मिल सकती है, 15 एकड़ ये मिल सकती है। तो ये 15 एकड़ और 28 एकड़ दे दो, 100 एकड़ देते रहना बाद में, तो इससे हमको जो है सहायता मिलेगी। पर हम अपने जितनी हमारे पास है उसमें ही जो है करीब करीब काफी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये ओपीडी का एक्सपेंशन प्लान है। ये A, B, C, D जो है ये IPD ब्लॉक्स हैं, तो इसमें E और F हम दे सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ डेंटल कॉलेज बनाने का प्लान ऑलरेडी है। और जो नीले में दिखाए हैं तो यहाँ पे हमें एक रैन बसेरा देना बहुत जरूरी है। 900 मरीजों के साथ अगर हर मरीज के साथ 3 आदमी है तो 3000 लोगों को फुटफॉल होगा। कहाँ शौच, कहाँ पे कपड़े धोना, कहाँ पे खाना खाना, तो ये रैन बसेरा अच्छा सा बना देना बहुत ही आवश्यक है। प्रदेश सरकार ये कहती है, चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि भैया जमीन अपने यहाँ से दे दो, रैन बसेरा हम बना देंगे। प्रदेश सरकार बना दे, सेंट्रल गवर्नमेंट बना दे, तो बना दे, रैन बसेरा बनाना जरूरी। ये नर्सिंग स्कूल है, नर्सिंग स्कूल के बराबरी हम पैरामेडिकल साइंसेज और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ भी बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये हेलीपैड है, हमारे पास 2 प्लेग्राउंड बचेंगी, तो यहाँ पे हम अपना स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जगह है, उसका हम बहुत ही बढ़िया उपयोग कर सकते हैं और एक कॉम्पैक्ट Okay. My greetings to all those who are listening to this and seeing this PowerPoint presentation. I am Anshu Priya, a second year MBBS student from AIIMS Patna. 2 years before I opted for this institute, AIIMS Patna. And today, at this point of time, to all those who are listening to me, I could say that I am very happy with this institute. So when I talk about the positive points or from some of the very important things that I have inculcated in myself during my stay in this institute would be like the first thing I attribute is to the very remarkable faculties who are very dedicated towards you making not only a good doctor but also a good person. The faculties starting from your professors to all the SR to all the JR, they are helping you out in all the possible ways, be it your teaching in the class
in the clinics or in your development, in your problems, whatever you face, like tension hai, depression hai, whatever you have, the teachers are always there to guide you up. So remarkable faculty in AIIMS Patna is one of its strength, according to me. The second thing that I especially like about this institute is its clinical teaching. The clinical teaching that is held over here is very good, and you will not get such type of clinical teaching anywhere you go. The ward discipline is very good. Like, we don't have a system of bunking our wards. We daily go to our wards. The student attendance is quite good. Be it the class or be it the ward, we go to our wards, and over there the teachers teach us very good, very well. And when you talk about the patients, AIIMS Patna has an OPD service, and the patient ratio is quite good. We get all types of patients, starting from minor ailments to the big ones. Obviously, right now we don't have facilities for the emergency, but I'm sure in the future we would be seeing it soon. But when we talk about the current scenario, so जो भी MBBS level पे whatever we expect कि we should get these many number of patients or these types of patients, we are getting it in full amount. And the clinical teaching, as I said, is very good. Now, third thing that I like the most, I would say, is the discipline that students and faculties over here foster. Because medical colleges, there is a very common concept of bunking the classes. If you have your exams, you bunk your classes. If you don't want to go, you bunk your classes. Tomorrow is my exam, but I'm not prepared. I'll get it postponed after 2 months. It's a very common thing that you would be seeing in different institutes. That thing is not present in AIIMS Patna. The calendar is quite good. The academic calendar is quite good. The schedule is fixed. If you have to give your exams here, you have to give it here. It's not there or somewhere else. So that's very important. Discipline is there. The attendance of the students in the class is also quite good, and teaching schedule all go very properly on time. There is no mismanagement as such that I have noticed from the last 2 years. So these are very important things. When you talk about the lab facilities at AIIMS Patna, because the institute right now is in a very nascent stage, that therefore the labs are not very well equipped. So that's a fact that I would like to speak. But then that's a very common finding with any other institute. जो भी nascent stage में है, so वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर चीज़ starting में मिले. तो लेकिन the best thing about AIIMS Patna is that whatever are the resources, like in limited resource, the teachers are trying to get the maximum benefit to the students. Like especially जो भी हमारे labs है, like I am a second year student, so anatomy से physiology से biochemistry से right now to the forensic हो, path हो, microbiology हो, pharmacology हो, the teachers teach you very well from the limited resources. They try to give maximum to you, and I really appreciate that thing at AIIMS Patna. And when you talk about the hostel facilities, obviously you know it's AIIMS, so the infrastructure is quite good. And hostel तो it's same. आप कहीं भी जाओ, AIIMS में कोई भी AIIMS लो, कहीं भी जाओ, किसी भी AIIMS में जाओ, तो it's same. And the mess at AIIMS Patna is like, I would like to say, अच्छा भी है और सस्ता भी है. And food is quite hygienic, quite good. And as I tell, the drinking water is also quite good. Yeah, one of the very important things, because we as medical students know कि आजकल कितनी बीमारियां could spread by these waterborne diseases type things. So drinking water की जो facilities वगैरह हैं वो भी काफी अच्छा है. And yeah, campus needs to be rebuilt because अभी काफी construction work चल रहा होता है. So when you come to AIIMS Patna to have a glimpse of it, तो पहले लगेगा कि अरे यार थोड़ा सा वो है कि bushes वगैरह हैं, हर चीज़ है, proper gardening नहीं हुई है, तो एक overall जो appearance या जो look होना चाहिए of this institute, a tertiary care institute, is not there right now, but that's because of construction. But अगर बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर से आप जब आओगे तो आपको कुछ और दिखेगा. So AIIMS Patna, according to me, is a place where you get maximum chances for a proper growth as a doctor, as a person. And students के बीच में भी काफी cooperation है. We are very friendly, though we are less in number. We have only 3 batches, but senior, junior, and my batch. Like I am the middle one, and मेरे से ऊपर एक batch है, मेरे से नीचे एक batch है. So we have very good coordination amongst ourselves. So